तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे रिलेटेड हम कंप्लीटली लगभग थ्योरी सब पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर को हम जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट वाला, उसमें हम उसको कवर अप कर लेंगे ट्रांसफार्मर के साथ साथ। अब हमने क्या करा, देखो इस चैप्टर से रिलेटेड हम सारी थ्योरी तो पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा बता रखा है इस चैप्टर का। देखो मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि आपको इंट्रोडक्शन ही सबसे पहले चैप्टर का पढ़ना है अगर उस चैप्टर को समझना है पूरा। तो इंट्रोडक्शन सबसे मेन पार्ट है। इंट्रोडक्शन के बिना आप कोई सी भी चैप्टर की आगे की वीडियो देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फैराडे के लॉ पढ़े, लेंज का लॉ पढ़ा इस वाली वीडियो में, इस वाले चैप्टर में हमने। और भी हमने क्या पढ़ा, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.1 से। तो आज हम सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.1, 6.2 और 6.3। इस वाली वीडियो में हम 3 एग्जाम्पल करेंगे, 6.1, 6.2 और 6.3। तो एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे नोट डाउन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6.1 क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोला एक जो एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में जो आपने देखा है, जो मैंने आपको समझाया था, वही वाला एक्सपेरिमेंट की ये बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है किसका, फैराडे का, उसको कंसीडर करो। कंसीडर करने के बाद नंबर फर्स्ट, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब बोल रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर में पे डिफ्लेक्शन आता है ना, देखो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना जो था उसमें क्या था, हमने एक कॉयल ली थी, एक मैग्नेट लिया था, उनको आपस में मोशन करवाया, और कहीं पे 2 कॉयल भी आपस में मोशन करवाई हमने, और कहीं पे एक ही कॉयल थी, उस कॉयल में हम करंट को कभी ओपन कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, करंट को मतलब कभी खोल रहे थे, स्टार्ट दे रहे थे उस कॉयल में करंट का, कभी करंट को हम अचानक से बंद कर देते। इन तीनों केस में 3 केस हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे फैराडे के। फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था, फैराडे का जो भी एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट आए थे। पहला एक्सपेरिमेंट तो सिंपल था, जिसमें मैग्नेट और कॉयल के बीच मोशन पड़ा। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था उसमें 2 कॉयल का आपस में रिलेटिव मोशन था। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था, उस एक्सपेरिमेंट में एक कॉयल थी, और उस कॉयल में क्या था भाई, उस कॉयल में करंट को फ्लो किया जा रहा है, मतलब उसमें एक स्विच जोड़ा था और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा था। और स्विच को हमने जैसे ही ऑन किया था, स्विच ऑन करने पे क्या होता, उस जो भी हमारे पास सर्किट थी, उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट हो रही थी, इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट हो रही थी, और उसमें इंड्यूस करंट भी फिर क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था। इसी तरीके से हमने फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। अगर आपको नहीं पता तो 3 एक्सपेरिमेंट वाली आप पहले वीडियो देखो तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। तो उसने बोला कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट वुड यू डू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब कि जो इंड्यूस करंट है ना, जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, जो उसमें इंड्यूस करंट है, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है। कुल मिला के बाद इसका क्वेश्चन यही है कि जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है उसमें जो कॉयल में करंट इंड्यूस होता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर देखो, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको लिखना है। पहले देखो, पहले वाले का ए का जो है आंसर, पहला आंसर तो इसमें लिख दो क्या, बाय इंसर्टिंग 3, इसमें ना 2-3 आंसर देंगे। पहला आंसर लिखते हैं इसका बाय इंसर्टिंग। तो सबसे पहला हम आंसर क्या कर रहे हैं, देखो गैल्वेनोमीटर में जो लार्ज डिफ्लेक्शन है उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला बाय इंसर्टिंग क्या करेंगे, मेटल रॉड। मेटल रॉड में भी जो है वो मेनली कौन सी आएगी, सॉफ्ट आयरन की रॉड आएगी। सॉफ्ट आयरन की रॉड अगर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे किसमें, बिटवीन द कॉयल, इनसाइड द कॉयल, ऐसे लिख दो, क्या लिख दो, इनसाइड द कॉयल। जैसे आप कॉयल के अंदर ना ये रख देंगे, सॉफ्ट आयरन की रॉड रख देंगे लाके, तो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन लिखा मैंने, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की रॉड लाके अगर आप रख देंगे बाय इंसर्टिंग मेटल रॉड, जिसको हम सॉफ्ट आयरन की रॉड भी बोल रहे हैं, इनसाइड द कॉयल, गैल्वेनोमीटर का क्या हो जाएगा, इससे डिफ्लेक्शन बहुत तेज जाएगा। जो हमारे पास कॉयल थी ना, उस कॉयल के बीच में अगर आप सॉफ्ट आयरन की रॉड लाके रख देंगे ना, देखो पहले तो उस कॉयल में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसके कारण उसमें एक करंट प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम इंड्यूस करंट भी कह रहे हैं। अब बोल रहा है कि वो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इंड्यूस करंट की वैल्यू को, इंड्यूस करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने सीधे से पहला आंसर दे दिया आपको, बाय इंसर्टिंग मेटल रॉड या फिर सॉफ्ट आयरन रॉड इनसाइड द कॉयल, यानी कि कॉयल के अंदर आप क्या करो, सॉफ्ट आयरन की रॉड लाके रख दो, तो सीधा सीधा क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे इंड्यूस करंट बढ़ जाएगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो पहला तो ये लिख देंगे आप इसका आंसर। दूसरा आंसर आप क्या लिखेंगे भाई इसका, या तो ऐसे लिख दो, कनेक्ट द बैटरी ऑफ हाई सोर्स, बैटरी ऑफ हाई सोर्स, हाई वोल्टेज हाई सोर्स हाई ईएमएफ, ऐसे लिख दो, हाई ईएमएफ इन द एक्सपेरिमेंट 3। जो तुमने एक्सपेरिमेंट 3 पढ़ा ना, मैं देखो आपको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। जो मैंने एक्सपेरिमेंट 3 आपको बताया होगा फैराडे के एक्सपेरिमेंट, मैंने 3 एक्सपेरिमेंट बताए। जब भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर किया था तो उसमें फैराडे का एक्सपेरिमेंट जो आया था उसमें 3 एक्सपेरिमेंट आए थे। पहला तो सिंपल था, जिसमें क्या था, मैग्नेट और कॉयल के बीच में मोशन था। दूसरा था
दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें दो कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में जो सिंपल है उस एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट द बैटरी ऑफ हाई ईएमएफ इन द एक्सपेरिमेंट थर्ड। जो भी तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट थर्ड था ना, उस एक्सपेरिमेंट थर्ड में आप क्या करो, हाई सोर्स की बैटरी लगा दो, तब भी क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपने आप हाई हो जाएगा। तो जनरल सी बात है कि अगर आप हाई सोर्स की बैटरी लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपने आप हाई हो जाएगा। तो सेकंड वाला आंसर आप इसका ये लिख सकते हैं। एक और चीज से क्या किया जा सकता है, एक और बात ऐसी है जिसके कारण हम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं, यानी कि इंड्यूस करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड चीज वो क्या हो सकती है, खुद से सोचो। देखो थर्ड चीज आपने लिखना है क्या, अच्छा देखो क्या लिखना है, मूव द अरेंजमेंट। जो भी अरेंजमेंट था ना वहाँ पे, जो भी आपका मैग्नेट कॉयल का जो भी सिस्टम बना हुआ है, मूव द अरेंजमेंट मोर रैपिडली, है ना, मोर रैपिडली, तेजी से चलाओ। जो भी अरेंजमेंट था ना, हमने क्या करा था, देखो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कॉयल और मैग्नेट के बीच मोशन देखा था ना, कॉयल और मैग्नेट के बीच में मोशन होने के कारण उस कॉयल में एक ईएमएफ जनरेट हो गई थी, जिसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा था। वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी था। तो वहाँ पे अगर आप क्या करते हो कि कॉयल और मैग्नेट के मोशन को तेज जल्दी करवाते हो ना, स्पीड बढ़ा देते हो, कॉयल और मैग्नेट के मोशन के बीच की रिलेटिव मोशन की स्पीड बढ़ा देते हो, तो उससे भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होगा वो लार्ज आएगा। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हाई करने के लिए, लार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट में, जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था उसमें तुम्हें क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो पहला चीज तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक सॉफ्ट आयरन की रॉड रख दो कॉयल के बीच में लाके, तो आपका इंड्यूस करंट क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, बैटरी जोड़नी है हाई ईएमएफ की। इन द एक्सपेरिमेंट थर्ड, जो एक्सपेरिमेंट थर्ड था उसमें हाई ईएमएफ की आपको बैटरी जोड़ दो। जो भी फैराडे का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या करना है, आपको हाई ईएमएफ वाली बैटरी जोड़ना है, उससे भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सीधा सीधा बढ़ जाएगा। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज मैंने क्या बोला, मूव द अरेंजमेंट मोर रैपिडली। क्या करना है आपको, जो भी अरेंजमेंट था ना, जो भी मैग्नेट और कॉइल है उनके बीच में जो मोशन है उसको थोड़ा रैपिडली कर दो, यानी कि उसके बीच उनके जो स्पीड है रिलेटिव मोशन की उसको तेज कर दो। उसके कारण भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपने आप बढ़ के आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इसको ऑप्शन नंबर बी क्या है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। वो क्या बोल रहा है, देखो कि अगर गैल्वेनोमीटर की एब्सेंस हो जाए ना, तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा, क्या कहते हैं, वहां पे करंट फ्लो हो रही है, यानी करंट की प्रेजेंस का आप कैसा पता लगाएंगे अगर गैल्वेनोमीटर तुम्हारे पास है ही नहीं। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, किसी सर्किट में बहने वाली करंट का पता लगाना है, वहां पे करंट है या नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर ही नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे, क्या कहते हैं, वहां पे करंट फ्लो हो रही है। तो वो ये क्वेश्चन है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, देखो जो आप जहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था वहाँ पे क्या करो, बाय रिप्लेसिंग गैल्वेनोमीटर। देखो रिप्लेस तो करना ही, गैल्वेनोमीटर तो है ही नहीं तुम्हारे पास। बाय रिप्लेसिंग द गैल्वेनोमीटर विद द, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसको हटा के आप क्या लगाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही हटाया उसने, बोला एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर में आप कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को हटा के बाय रिप्लेसिंग द गैल्वेनोमीटर विद द इलेक्ट्रिकल बल्ब, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दो वहाँ पे, कम सोर्स का, कम पावर का इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ लो पावर, है ना, लो पावर का कोई क्या करो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब ला के लगा दो। तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे पता लग जाएगा कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान था। दूसरा वाला तो बहुत ही आसान है कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की एब्सेंस में आप इंड्यूस करंट का पता कैसे लगाएंगे। तो मैंने सीधे से बोल दिया, आपको गैल्वेनोमीटर नहीं होगा तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब ला के लगा देना। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करने लग गया, वो भी लो पावर का इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या ग्लो करने लग गया अगर, तो सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर की जरूरत नहीं है, यानी कि वहाँ पे करंट भी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर की एब्सेंस में करंट का कैसे पता लगाते हैं, एक बल्ब को लगाकर। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट नंबर जो भी है, एग्जांपल नंबर 6.1 बहुत आसान एग्जांपल है। तो इसको आपको इस तरीके से करना है, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप इसके मद्देनजर रखते हुए, इस क्वेश्चन को देखते हुए ऐसे ही आपको उसको सॉल्व करना है। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6.2। वो क्या, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो एग्जांपल नंबर 6.2 आ गया एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब देखो पहले तो ये जो भी स्क्वायर लूप है ना, इसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन क्या होगा, देखो पहले तो हम 4 डायरेक्शन बना दो। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया क्या हो गया वेस्ट। देखो जो है आपके पास जो स्क्वायर लूप है वो 10 सेंटीमीटर का जो भी है, वो क्या भाई आपका रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट प्लेन में, मतलब ईस्ट से वेस्ट के प्लेन में, मतलब इस तरीके से रखा हुआ है। और वर्टिकली रखा हुआ है। वर्टिकली का मतलब आप कैसे समझ सकते हो, देखो एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ना, देखो ये ईस्ट वेस्ट है ना। अब यहाँ पे मेरे पास पेज तो बहुत बड़ा है, चलो इस पेज को पहले छोटा करते हैं फटाफट। तो स्क्वायर लूप मैंने बोला कैसे रखा है आपके पास, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है। तो ईस्ट वेस्ट देखो, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, और वर्टिकली रखा हुआ है। देखो वर्टिकल का मतलब देखो ईस्ट वेस्ट ही हो गया ना, इस तरीके से रखा हुआ है। देखो हमारे पास स्क्वायर लूप है ना, ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली इस तरीके से ऊपर की तरफ को। थोड़ा में पेज बड़ा हो गया, लेकिन आप ध्यान रखो, देखो इस तरीके से इस प्लेन को आपके पास रखा गया, ठीक हो गई बात।
और इस प्लेन को अगर ऐसे रखा गया है तो देखो इस प्लेन पे अगर आप नॉर्मल खींचेंगे ना, इस प्लेन पे अगर आप नॉर्मल खींचेंगे तो इस तरीके से नॉर्मल आएगा, देखो ऊपर की तरफ को, देखो सीधी सी बात है, ये तो ऊपर को आएगा नॉर्मल, ये क्या आएगा नीचे को इस तरीके को। तो हमें ऊपर वाले नॉर्मल पे ध्यान दो, देखो हमने ये प्लेन लिया, इस प्लेन को हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रख दिया, वो भी वर्टिकली, देखो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मैंने इस प्लेन को रखा, वो भी वर्टिकली। इस पे एक नॉर्मल खींचेंगे हम, इस प्लेन पे एक नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल इस तरीके से ठीक ऊपर की तरफ को आएगा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्मल आपका निकल के आ जाएगा। तो यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन भी हमने निकाल दी, जिस तरफ को नॉर्थ है उसी तरफ को क्या है, इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन भी निकल के आ जाएगी। तो देखो आपका प्लेन कैसे रखा है और उस पर नॉर्मल कैसे खींचेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो आपको फिगर समझ में आ गया होगा। तो दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो मैंने आपको एक एग्जांपल करके वो रख के भी दिखा दिया, और उस पर नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, उस पर जो भी आप ईस्ट वेस्ट प्लेन में जो भी आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर लूप रखेंगे, उस पर नॉर्मल जो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है 0.10 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे रखी है, देखो नॉर्थ ईस्ट, तो देखो नॉर्थ या ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। और ये जो है ये नॉर्थ की तरफ को जो दिखा रहा है ना, ये मैंने बोला वो स्क्वायर लूप पे क्या था, नॉर्मल जो हमने स्क्वायर लूप पे खींचा था ना उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो नॉर्मल स्क्वायर लूप जो था ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, उस पर नॉर्मल खींचा हमने नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से। तो आप ये देखो नॉर्मल, यानी कि देखो वो जो हमारे पास स्क्वायर लूप था ना, देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन तो है ही, लेकिन उस स्क्वायर लूप पे जो नॉर्मल खींचा था वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में आया था, तो ये नॉर्मल की भी डायरेक्शन हो गई। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के यहाँ पे एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, साफ साफ 45 दिखाई दे रहा है, क्योंकि टोटल तो 90 है, तो ये वाला जो एंगल है वो 45 दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पे 45 एंगल का यूज करना पड़ेगा, ठीक होगी बात। अब बोला द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकंड, बोला मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो 0.70 सेकंड में जीरो हो जाता है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, हमें ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हैं ईएमएफ का आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो ईएमएफ आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बात किसकी बात करी हमने, ईएमएफ निकालने की बात करी। तो आप ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधी सीधी सी बात है, आपको अच्छे से पता है, देखो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, वैसे तो माइनस भी होता है ना, यहाँ पे माइनस भी होता है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और डेल्टा फाई क्या है, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको यही कैलकुलेट करना है, सबसे पहले डेल्टा फाई कैलकुलेट करना है, चेंज इन मैग्नेट। देखो हमें ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा फाई क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे लिखोगे, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक होगी बात, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तो देखो जीरो है, क्योंकि देखो अब सबसे पहले सोचो आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो सिंपल होता है, इस तरीके से बी ए कॉस थीटा होता है एक्चुअल में। तो क्या होता है, देखो पूरा लिख दोगे अगर आप, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कहीं पे लिखने में, तो आप उस चीज को ध्यान देना। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक। अब उसने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले में बी भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। जब आप फाइनल यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बी इंटू ए, है ना, बी और एफ, बी एफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से। माइनस फाइन इनिशियल निकालेंगे तो आप लिखेंगे बी इनिशियल इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और थीटा भी इनिशियल लिख दो आप यहाँ पे थीटा फाइनल लिख दो इस तरीके से। अब देखो बी फाइनल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइनल तो कितना है, उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है, तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, कुल मिला के बी आई ए कॉस थीटा आई आपके पास इस तरीके से बच के आ जाएगा डेल्टा फाई की वैल्यू। अब डेल्टा फाई को आपको कैलकुलेट करना है, तो आप बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस बी आई ए और यहाँ पे कॉस थीटा आई इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे जो भी डेल्टा फाई कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, देखो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तो यहाँ पे जीरो है, वो आपको चित्र से भी साफ साफ दिख रहा है, या वहाँ पे लिखा भी है उसने, तो उसने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रहा है लास्ट में, यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो है। केवल बात करेंगे हम इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हमारे पास जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो आएगा जीरो माइनस बी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो माइनस फाई आई, और फाई आई को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बी आई ए कॉस थीटा आई, बी आई ए कॉस थीटा आई, माइनस साइन जो है उसको चलने दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसकी वैल्यू तो दे रखी है ना, वो दे रखी है 0.10 टेस्ला, बस उसकी डायरेक्शन दिखा रखी है, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। और एरिया भी आपको दे रखा है, देखो साइड, पहले तो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा, 10 टू द पावर -1 आ जाएगा मीटर, और उस साइड का स्क्वायर कर दो तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी देर की, स्क्वायर लूप की 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -1 आ जाएगा मीटर में, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा, तो 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर एरिया भी निकल के आ जाएगा। अब थीटा देखो, थीटा तो मैंने आपको पहले बता दिया 45 है, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर लूप बना के दिखाया कि स्क्वायर लूप ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है।
तो उस ईस्ट वेस्ट प्लेन में जो स्क्वायर लूप रखा हुआ है उस पर जो नॉर्मल हम खींचेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, और उस पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा 45 आपके पास गिवन है यहाँ पे। तो आप सारी वैल्यू हमें पुट कर देंगे तो डेल्टा फाई आपका निकल के आएगा, माइनस बी की वैल्यू रखी आपने 0.10 टेस्ला, इंटू ए की वैल्यू रखी 10⁻⁻2 इंटू कॉस थीटा आई का मतलब क्या हो गया cos 45। अब आपको सारी वैल्यू रखनी है, तो ये 0.1 है, इसको भी हम 10⁻⁻1 भी बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो माइनस तो अपना आप रहेगा 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻2, तो 10⁻³ हो गया, cos 45 की वैल्यू रख दी अपॉन में √2, तो डेल्टा फाई आपके पास इस तरीके से निकल के आ गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यू हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, ये क्या बोला मैंने इसको, ईएमएफ कैसे निकाला हमने, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सीधी सीधी सी बात है। तो माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 10⁻³ और अपॉन में √2, और डेल्टा टी मतलब कितने सेकंड दे रखा है, टाइम भी दे रखा है 0.70 सेकंड, तो सारी वैल्यू अब हम रख देंगे 0.70 सेकंड। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, देखो आप डिवाइड करना, आप नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल से आपको डिवाइड करना है और उसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा जनरल से वो निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 1 × 10⁻³ वोल्ट, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिली वोल्ट, सीधी सी बात है। देखो कितना आएगा, 1 × 10⁻³ अप्रोक्सीमेट आएगा ना इतना, 1 × 10⁻³ वोल्ट, तो आप उसको सीधा सीधा 1 मिली वोल्ट भी लिख दो। तो यहाँ पे ईएमएफ जो भी है वो हमने निकाल दिए, कैलकुलेट कर दिए करके। ये भी जो हमारे पास स्क्वायर लूप है इसमें ईएमएफ कितनी जनरेट हो रही है, तो हमें पता लग गई E = 1 MV, यानी कि E = 1 मिली वोल्ट। आप इसको चाहे थोड़ा ऊपर करके देख ले, इस तरीके से देखो, है इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो। ईएमएफ तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको क्या करना है, दूसरा कैलकुलेट, जो दूसरा ऑप्शन था इसी क्वेश्चन का, वो था कि मेजर द करंट, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट कैसे निकलेगी, देखो एक फॉर्मूला याद करो, V = IR होता है, और ईएमएफ और इस V में ज़्यादा अंतर तो होता नहीं, थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे E रख के E = IR बन जाएगा, तो I निकालेंगे आप किस तरीके से, E/R करके, इस तरीके से आपका करंट भी निकल के आ जाएगी। E की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 × 10⁻³ है ना, वोल्ट, क्योंकि वोल्ट में रखेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे, रेजिस्टेंस आपका स्क्वायर लूप का देखा था 0.5, और इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका फिर आंसर निकल के आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो आई जो है करंट जो है स्क्वायर लूप में इस तरीके से 2 मिली एम्पियर निकल के आ जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6.2। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, खाली सबसे मेन होता है एंगल का। अगर आपको एंगल पता हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास करंट भी निकल के आ गई। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.3, इस वाली वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है मान ले। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पहले जो दे रखा है ना उसको लिख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो लिख लेते हैं, सर्कुलर कॉइल की रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर, उसको रेडियस को सेंटीमीटर में तो रहने मत दो, उसको आप 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर दो, तो 10⁻⁻1 मीटर रेडियस होगी सर्कुलर रूट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 टन्स, उसमें नंबर ऑफ टन्स भी दे रखे हैं 500, तो एन भी लिख दो, 500 टन्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ टन्स ऑफ द कॉइल। एंड रेजिस्टेंस भी दे रखा, तो आर की वैल्यू रख दो 2 ओम, रेजिस्टेंस भी दे दिया भाई। एक स्क्वायर हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस दे दिया, उसके नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, उसमें उसका रेजिस्टेंस दे दिया। इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बोले इसको क्या रखा, कैसे रखा हुआ है, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, उसके परपेंडिकुलर रख रखा है, सीधी सी बात है। यानी कि अपने नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, इनिशियली 0 बनाएगा। देखो सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो भी है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल होगा ना, इनिशियली जो एंगल जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये तो पहले ही क्या रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली रखा हुआ है, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है यहाँ पे 0 हो जाएगा इनिशियली। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। देखो इनिशियली बात है, उसने जैसे भी वो इनिशियली रखा हुआ है ना, आपको अगर एंगल का समझ में नहीं आ रहा तो सीधी सीधी से आपको क्या ध्यान रखना है। देखो इस प्लेस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे भी उसको रखा हुआ है सिंपली उसको पहले 0 पोजीशन मान लो, थीटा 0 मान लो, और इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकंड। पहले तो क्या कहते हैं, इनिशियली जो है उसका थीटा जो है 0 है, क्योंकि उसने पहले इनिशियली ऐसे ही बोला है, फिर इसको रोटेट कर दिया हमने। अब थीटा लिखा है मैंने, ये थीटा फाइनल कितना हो गया 180 डिग्री तक उसे रोटेट कर दिया। इनिशियली वो जैसा भी रखा था वहाँ पे हमने थीटा 0 कंसिडर कर लिया, है ना। ठीक है, इसको थीटा कंसिडर कर लो। अब थीटा एक्चुअल में जो क्या होता है, अगर आप सोचेंगे ध्यान से, जहाँ पे मैंने को मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने आपको वो बताया हुआ कॉन्सेप्ट, वहाँ पे मैंने आपको थीटा भी बताया हुआ। थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, जो भी हमारे पास सरफेस दिया होता है ना, उस सरफेस पे अगर हम नॉर्मल खींच दें तो नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है। ठीक होगी बात। जैसा आपके पास यही सरफेस दे रखा ना, ये आपके पास प्लेन सरफेस है, कागज है, मान लो यही हमारे पास क्लोज सरफेस दे रखा है, और इस पे हमने नॉर्मल कैसे खींच देंगे, इस तरीके को खींच देंगे ऊपर की तरफ को, जैसे मैंने पेन खड़ा करा ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। तो इस नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बनाता है ना, उसको हम थीटा कहते हैं। ठीक होगी बात, नॉर्मल से बनने वाला एंगल।
यानी कि जो भी आपके पास प्लेन दे रखा है, जो भी आपके पास सर्कुलर कॉयल दे रखी है, सर्कुलर कॉयल पे जो आप नॉर्मल खींचेंगे ना, उस नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बनाएगा उसको हम थीटा कहते हैं। और यहाँ पे इनिशियली थीटा 0 है, उसको हमने रोटेट कर रखा है 180 डिग्री तक। वो भी कितने सेकंड में रोटेट कर दिया, या डेल्टा टी बोल दो, टी बोल दो, इक्वल टू 0.25 सेकंड में उसको हमने 180 डिग्री तक रोटेट कर रखा है। तो आपके पास ये सारा आपके पास जो भी डाटा गिवन था वो इस तरीके से आपको लिख देना है। रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, यहाँ पे ओम भी दे रखा है, यानी कि रेजिस्टेंस भी दे रखा है। थीटा इनिशियल देखो मैंने बोला आपको जीरो रख लो, क्योंकि उस क्वेश्चन इस टाइप का है वो, उसको रोटेट कर रखा हमने किस तरीके से 180 डिग्री तक रोटेट भी कर दिया 0.25 सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल। सबसे पहले आपको बताना है कि जो एक बार कॉइल है ना उसमें कितना ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना है, फिर उसमें करंट कितनी जनरेट हो रही। पहले आप ईएमएफ कैलकुलेट करोगे, फिर आप करंट कैलकुलेट करोगे। ठीक, आपको क्या बोला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो बी यहाँ पे अलग से लिख दो, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। बी दे दिया, थीटा आई थीटा एफ सब आपको दे दिया। आपको निकालना ईएमएफ, ईएमएफ निकालने के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, आप इस तरीके से निकालेंगे। अब आपको यहाँ पे डेल्टा फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा फाई कैलकुलेट किस तरीके से होगा, आपका फाई फाइनल हो जाएगा माइनस फाई इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, फाई इनिशियल आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 0 है, क्योंकि थीटा इनिशियल 0 है तो फाई इनिशियल 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपके पास केवल जो बचेगा डेल्टा फाई, वो फाई फाइनल बचेगा। फाई फाइनल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है, सीधी सी बात है। बी की वैल्यू आपके पास 3 × 10⁻⁵ दे रखी है। एरिया जो है आप निकाल लो, ये साइड है ना, ये क्या है, ये सॉरी रेडियस है उसकी। तो सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या निकल के आएगा, सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू आर स्क्वायर लिख दो पहले सिंपल, कॉस थीटा की जगह लिख दो कॉस 180। जैसे जैसे उसने दे रखा वैसे वैसे आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। तो 3 × 10⁻⁵ आप यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, इंटू पाई की वैल्यू भी आप रख दो, चाहे पाई की वैल्यू मत भी रखो तो सीधा सीधा पाई लिख दो उसको, है ना। और आर की वैल्यू रख दो 10⁻⁻1, तो पहले ही है वो आर, उसका स्क्वायर कर दो, इंटू कॉस 180 की वैल्यू जो होती है आपकी -1 निकल के आती है। तो इस तरीके से आपके पास जो फाइनल निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा -3 पाई इंटू 10⁻⁷ और हमने इसको किस में रखना है, वेबर में रख दो। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है वेबर। तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इस तरीके से निकल के आ गया -3 पाई 10⁻⁷ वेबर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया, डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल दी। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा पहले तो, और डेल्टा टी की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा फाई की वैल्यू रखी हमने 3 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन यहाँ पे हमने जो भी हमें टाइम दे रखा है उसकी जगह हमने 0.25 रख दिया, और उसको आप जनरली सॉल्व कर दो। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, एक चीज़ बस सिंपल सी जो बची है वो क्या है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स भी दे रखे हैं। तो जब नंबर ऑफ टन्स आते हैं ना कॉयल के, तो वहाँ पे एन से भी इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस को यहाँ लिख के इस तरीके से एन से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। तो नंबर ऑफ टन्स भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जब भी मैंने क्या बोला, अगर आपके पास नंबर ऑफ टन्स नहीं दे रखे हैं कॉयल के तो आप सिंपल लिख दोगे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर आपके पास नंबर ऑफ टन्स भी दे रखे हैं कॉयल के कितने नंबर ऑफ टन्स हैं, तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ टन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक टन से जाने वाला जो है ईएमएफ, एक टन से में बनने वाला ईएमएफ जो है वो कितना है, E = माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। केवल एक टन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नंबर ऑफ टन्स n हो जाएंगे तो वहाँ पे n से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी देर की, 500 देर की है। तो 500 आप इस तरीके से पुट करेंगे तो E की वैल्यू जब आप सारे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे लगभग, पाई की वैल्यू भी आपको पुट करनी है यहाँ पे 3.8 × 10⁻³ वोल्ट। इस तरीके से आपके पास ईएमएफ निकल के आ जाएगा। इतना ईएमएफ यहाँ पे इस सर्कुलर लूप में जनरेट हो चुका है। तो ये ईएमएफ की वैल्यू देखो, आपको करना कुछ नहीं, मैंने जहाँ जहाँ से जैसे करा वो ध्यान दो आप। सबसे पहले मैंने आपको आर बताया, ये एन जो गिवन दे रखे हैं वो लिख दिए सारे के सारे, डेल्टा टी भी बी भी। उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम डेल्टा फाई यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले डेल्टा फाई निकलेगा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। अब डेल्टा फाई क्या है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस तरीके से हमने सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी, डेल्टा फाई भी निकाला। डेल्टा फाई को हमने यहाँ पे रखा, एन की वैल्यू भी 500 रखी, और उसको कंप्लीटली जब आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इतने, तो आपको नॉर्मल से अलजेब्रा है ना, नॉर्मल से डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा E = 3.8 × 10⁻³ वोल्ट। तो ये आपका E निकल के आ गया। मतलब अब आपको करंट निकालनी आई है ना, दूसरा क्वेश्चन जो है आई। तो करंट मैंने अभी आपको पीछे जैसे एग्जाम्पल में बताया था उसी तरीके से करना है, E/R करके E/R रख करना है आपको। यहाँ पे E की वैल्यू रखी 3.8 × 10⁻³ अपॉन, इसी तरीके से आप R की वैल्यू रखेंगे तो R आपके पास जो गिवन दे रखा है वो दे रखा 2 ओम का, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1.9 × 10⁻³ एम्पियर। इस तरीके से आपके पास करंट भी निकल के आ जाएगी। तो इसको लिख दो I बराबर लिख दो ऐसे करके 1.9 × 10⁻³ एम्पियर। तो इस तरीके से आपका ये भी निकल के आ गया कि ईएमएफ क्या था और यहाँ पे करंट इंड्यूस कितनी हुई।
तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट जो भी आपने पढ़ा, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में जो आपने फैराडे के 2 लॉ पढ़े, उनसे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल तो हम वैसे कर चुके हैं। पहला न्यूमेरिकल जो हमारा 6.1 था वो फैराडे के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको दे रखा था। न्यूमेरिकल क्या था, तो केवल समझने वाला क्वेश्चन था, 1 नंबर के वहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। 6.2 और 6.3 जो मैंने आपको कराया उसमें क्या था, वो फैराडे का जो सेकंड लॉ है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, आपको उनको समझना है अच्छे से, बार बार करना है, तभी आपको ये समझ में आए। ठीक हो गया भाई, तो इस तरीके से हमारे 3 न्यूमेरिकल आज के कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।